बिहार की सियासत में एक ऐसा अध्याय हमेशा खुला रहा है जहां जनादेश, जाति समीकरण और बाहुबल तीनों मिलकर सत्ता की तस्वीर बनाते रहे। यहां नेताओं का कद सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर पकड़, नेटवर्क और प्रभाव से तय होता रहा है। यही वजह है कि सियासत में प्रभाव स्थापित करने के लिए बाहुबल को बिहार की सियासत में हमेशा संरक्षण मिला। कभी यही बाहुबल लोकतंत्र के रक्षक बनकर उभरे तो कभी वही नाम कानून और न्याय के कटघरे में खड़े दिखाई दिए। इतिहास गवाह है, जब तक सत्ता का साथ रहा ताकत का सिक्का चलता रहा, लेकिन जैसे ही सियासी हवाएं बदली वही ताकत सवालों के घेरे में आ गई। अतीत में अगर नजर डालेंगे तो शहाबुद्दीन से लेकर किशोर महतो तक, अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक और पप्पू यादव से लेकर आनंद मोहन तक एक लंबी बाहुबलियों की फेहरिस्त है। लेकिन अब कहानी में नया अध्याय सामने आया है। इस कड़ी में अब एक नया नाम सुर्खियों में है, कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई बाहुबली सतीश पांडे का। इससे पहले कि ये कहानी आपको सुनाएं, आपको एक हकीकत से रूबरू कराते हैं। सवाल एक है, क्या बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की पकड़ अब कमजोर हो गई है? क्या सम्राट चौधरी का रुतबा नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है, या फिर नीतीश कुमार के साथ ही बिहार से बाहुबल का चेहरा बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक शुमार किए जाने वाले गोपालगंज के कुचायकोट के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बाहुबली भाई सतीश पांडे के ऊपर उन्हीं की सरकार की पुलिस नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। जिस जिले में पत्ता भी बाहुबली विधायक पप्पू पांडे की इजाजत के बगैर न हिलता रहा हो, उस जिले की पुलिस जमीन कब्जाने के संरक्षणदाताओं के नाम पर विधायक और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज कर ले तो सवाल तो उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और निष्पक्ष कार्रवाइयों के लिए मशहूर आईपीएस विनय तिवारी का एक्शन है, या फिर पर्दे के पीछे से राजधानी पटना में सियासी हवा बदल रही है? पटना से नए हुक्म मिलने लगे हैं। कुचायकोट से 6वीं बार विधायक चुने गए अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बाहुबली भाई सतीश पांडे पर एक एफआईआर दर्ज की गई। आरोप बेहद संगीन है, जमीन कब्जाने का संगठित खेल, फर्जी दस्तावेज और दबंगई के जरिए वर्चस्व कायम करने की कोशिश। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोप क्या है, सवाल यह है कि क्या यह भी उसी पुरानी कहानी का नया किरदार है, जहां सत्ता के करीब रहने तक सब कुछ सिस्टम का हिस्सा लगता है और दूरी बनते ही वही चेहरा सिस्टम के खिलाफ खड़ा नजर आता है। पप्पू पांडे को जेडीयू में राष्ट्रीय स्तर का पद मिलना, नीतीश कुमार को अपना संरक्षक और अभिभावक बताना और तमाम विवादों के बावजूद हर बार जेडीयू से टिकट पाना और जीत कर आना, यह बताता है कि अमरेंद्र पांडे और नीतीश कुमार के बीच की नजदीकियां कहीं से कम नहीं थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया। उससे पहले ही अमरेंद्र पांडे के ऊपर नकेल कसी जाना क्या कहानी बयां करता है? क्या नीतीश कुमार दिल्ली प्रस्थान से पहले अपने दामन पर लगे तमाम दागों को धोना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि वो गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है और ये 20 सालों में पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने किसी सहयोगी को दिया हो। हर किसी को मालूम है कि गृह मंत्रालय का जो मुखिया होगा पुलिस उसी की होती है। आईपीएस विनय तिवारी के बारे में हर किसी को मालूम है कि वो बेहद अक्खड़ किस्म के अड़ियल आईपीएस अधिकारी हैं। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिहार काडर के आईपीएस हैं। वो जहां जहां रहे वहां वहां उन्होंने अपनी एक अलग इबारत लिखी है। वो ना तो किसी की सुनते हैं और ना ही किसी के दबाव में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी के बेहद करीबी आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं। अपने सबसे अड़ियल आईपीएस को गोपालगंज में तैनात करना, तैनाती के तुरंत बाद जो पप्पू पांडे के जो
गुर्गे हैं और समर्थक हैं, उन पर नकेल कसना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये ऐलान करना कि भूमाफियाओं के किसी भी सफेदपोश आका को बख्शेंगे नहीं, कहानी साफ साफ सब कुछ कहती है। पहले जरा उस आईपीएस की जुबानी सुनिए। पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाई कोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाई कोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेदपोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेदपोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये जमीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफेदपोश माफियाओं की सफेदपोश जमीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर जमीन खरीदी जाए, फिर उस जमीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी जमीनों को हड़पने का प्रयास। इतनी गुस्ताखी के बाद भी अगर अकड़ के साथ जनपद के एसपी के मुखिया के तौर पर अभी भी काबिज है विनय तिवारी, तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि यह ताकत एसपी साहब को कहां से आ रही है, कौन दे रहा है। कुछ साल पहले रुपहले पर्दे पर एक फिल्म आई थी शूल, जिस पर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था मनोज वाजपेयी ने। वो कहानी भी गोपालगंज के पड़ोसी सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की जिंदगी पर थी। उसे भी एक ईमानदार और कड़क आईपीएस अधिकारी जिसका नाम था रत्न संजय, उसकी जिंदगी पर बनाई गई थी। दरअसल रत्न संजय वही आईपीएस अधिकारी थे जिसने शहाबुद्दीन के अपराध के साम्राज्य को जमीदोज किया था। लेकिन उसमें उस आईपीएस अधिकारी का जितना साहस छिपा था, उससे ज्यादा कहीं सत्ता की पर्दे के पीछे से संरक्षण भी शामिल था। तो क्या आईपीएस विनय तिवारी का यह दुस्साहस सत्ता के इशारे पर हो रहा है? क्या अमरेंद्र पांडे और सतीश पांडे के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए आईपीएस विनय तिवारी को गोपालगंज में तैनात किया गया है, उनको ये आदेश दिए गए हैं?
या फिर महज ये आईपीएस अपनी धृष्टता कर रहा है और जिसका जल्द से जल्द उसे सबक मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं आप अगर अब इस पूरी कहानी से पहले अब आपको बाहुबली सतीश पांडे और पप्पू पांडे कि उस पीछे अतीत को भी समझना होगा। कौन है बाहुबली सतीश पांडे और पप्पू पांडे, ये भी आपको बताते हैं। गोपालगंज के हथुआ इलाके का एक छोटा सा गांव, नया गांव तुलसिया, यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां खाकी से खौफ और फिर खौफ से सत्ता का रास्ता बनता है। इस कहानी का पहला किरदार है सतीश पांडे। वो कभी सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे, बिहार पुलिस में भर्ती थे, सीवान के जिलाधिकारी के अंगरक्षक हुआ करते थे। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। करीबी दोस्त अभय पांडे की हत्या, कहते हैं उसी दिन एक सिपाही का खात्मा हो गया था और एक बाहुबली पैदा हुआ था। धीरे धीरे सतीश पांडे अपराध की दुनिया में उतरते गए। रंगदारी, ठेके, जमीन, हर जगह उनका नाम गूंजने लगा। समय बीता और फाइलों में केस बढ़ते गए, 90 से ज्यादा मुकदमे हो गए। और तभी सतीश पांडे के सामने आए सीवान के साहेब बाहुबली साहबुद्दीन के साथ सतीश पांडे के वर्चस्व की जंग खूब चली। ठेके पट्टों को लेकर के, रंगदारी को लेकर के जमकर खूनी संघर्ष हुआ। गोपालगंज और सीवान के बीच गोलियां चली, गैंग भिड़े, कई जिंदगियां खत्म हुई। फिर समय बदला। 2005 के बाद सत्ता का संतुलन बदला। धीरे धीरे सतीश पांडे का दबदबा मजबूत होता गया। फिर भाई की एंट्री होती है इस पूरे खेल में। भाई अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। जहां सतीश पांडे खौफ हुआ करते थे, वहीं पप्पू पांडे सियासत बन गए। कुचायकोट से विधायक, जिला परिषद पर परिवार का कब्जा, टेंडर से लेकर स्थानीय फैसलों तक पकड़। लोग कहते हैं कि एक भाई सिस्टम के बाहर से ताकत बनाता था, दूसरा उसी ताकत को सिस्टम के अंदर ले गया। सतीश पांडे के ऊपर जहां 100 से ज्यादा मुकदमे रहे, वो कई सालों तक जेल के शिक्षों पर रहे, तो वहीं अमरेंद्र पांडे के ऊपर भी दर्जनों संगीन मुकदमे लगे। वो खुद कहते हैं वो 32 बार जेल गए। ये कहानी अपने आप में इस बाहुबली परिवार की है, जो अब सियासत का बाहुबली भी है। ऐसे में ना तो इस परिवार के खिलाफ एफआईआर कोई नई बात है और ना ही इन लोगों का जेल के शिक्षों में जाना कोई नया होगा, लेकिन सवाल उस सिस्टम और सियासत की हवा का बदलाव है जो कई सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या बाकी बाहुबलियों की तरह अब सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे का भी दौर खत्म होने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक बुरा दौर है जो खत्म हो जाएगा। हर बार पप्पू पांडे कहते हैं कि मैं लड़कर जीत कर आया हूं और एक बार फिर लड़ूंगा और जीत कर वापस आऊंगा। तो अब देखना यह है कि गोपालगंज में विनय तिवारी बनाम अमरेंद्र पांडे के बीच चल रही ये जो जंग है, इसमें कौन जीतता है और कौन पराजित होता है। लेकिन एक बात तो तय है, ये जंग सिर्फ दो बाहुबलियों के बीच में नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे से कोई एक और बड़ा बाहुबली है जिस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहा है। नमस्कार।